हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा में गुरुग्राम कोरोना का एपिक सेंटर बनता जा रहा है। हर दिन यहां मामले 100 के पार मिल रहे हैं। हालात ये हैं कि यहां कोरोना मरीजों को अब इलाज कराना भी भारी पड़ रहा है। इस बीच साइबर सिटी गुरुग्राम में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जो आपके दिल को झकझोर देगा। यहां एक कोरोना मरीज की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उसे समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो सका। कोरोना काल में पैसे का मीटर दौड़ाने के लिए निजी अस्पताल लोगों के सांसों पर ब्रेक लगा रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम में एक निजी अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल ज्योति पार्क की रहने वाली एक कोरोना संक्रमित महिला को 1 जून को सेक्टर 37 के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान निजी अस्पताल में महिला की हालत बिगड़ने लगी। महिला के परिजनों ने हालत बिगड़ता देख निजी अस्पताल से मरीज को रेफर करने की गुहार लगाई, लेकिन अस्पताल प्रशासन पहले आनाकानी करता रहा। जब परिजनों ने दबाव बनाना शुरू किया तो अस्पताल प्रशासन ने एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में अस्पताल प्रशासन ने एम्बुलेंस भेजा। इसके बाद जब एम्बुलेंस से पीड़ित महिला को झज्जर के एम्स अस्पताल ले जाने की तैयारी शुरू हुई तो निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने साथ जाने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में एक डॉक्टर साथ जाने को तैयार हुआ, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की उचित व्यवस्था नहीं की और यही वजह महिला की मौत का कारण बन गया। एम्बुलेंस दो, हम आपको एम्बुलेंस नहीं देंगे। हमने 15,000 रुपए देके अपनी एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस बुलाने के बावजूद इन्होंने कहा भी आप अपनी वापस दे दो, हम अपनी देंगे। इन्होंने अपनी एम्बुलेंस बुलाने के बाद हमें वहाँ पर 7 बजे तक खड़ा होने के बाद हमने वहाँ काउंटर में बोला, हमने थोड़ा शोर मचाया। हमने कहा भी हमारे पेशेंट मर जाएगा। 6 साढ़े 6 बजे मेरी सिस्टर ने मैं अपने बेटे को फोन करा, कहते हैं मैं मर रही हूँ, मेरी ऑक्सीजन तक निकल गई है। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, ना कोई कार्रवाई। जब हम शोर मचाया तो वहाँ 2 घंटे में कोई डॉक्टर आया। 8 बजे डॉक्टर आने के बावजूद कहता है मैं इसके साथ बैठ के नहीं जाता। हमने कहा अगर उसको रास्ते में कुछ हो गया ट्रीटमेंट कौन देगा? कोई डॉक्टर नहीं बैठा। मजबूरी में जाकर जबरदस्ती उन्होंने एक डॉक्टर बैठाया। वो डॉक्टर हमें रास्ते में लेके हमारे साथ चल दिया। वहाँ पहुंचे तो वो कहते हैं सोले भी इसको सांस की प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। उसमें कोई डॉक्टर नहीं जा रहा था, कोई नर्स नहीं जा रहा था। हम इतना परेशान हुए, हमने इनके हाथ जोड़े, पैर पकड़े भी कोई डॉक्टर भेज दो, रास्ते में कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई मेडिसिन को जरूरत पड़ जाएगी, कुछ भी है। तो इन्होंने कुछ भी है, बड़ी मुश्किल एक डॉक्टर बैठा था, उसने भी ऑक्सीजन गलत लगाई। जब दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद तो वहाँ से जो सरकारी नर्स आई वो कहती है जी इसकी ऑक्सीजन भी आपने गलत लगा रखी है, इसमें तो सांस ही नहीं जा रहा। तो उन्होंने उसको उठाया और अंदर जाते ही 10 या 15-20 मिनट बाद वो एक्सपायर होगी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जब महिला अस्पताल से रेफर होकर एम्बुलेंस में बैठती है तब उसकी हालत उतनी खराब नहीं होती, लेकिन झज्जर एम्स पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। वहीं इस पूरे मामले में एम्स के नर्सिंग ऑफिसर की माने तो डिस्चार्ज करते समय निजी अस्पताल की तरफ से मरीज को जो सुविधाएं दी गई थी उसमें बहुत खामियां थी। उन्होंने बताया कि मरीज को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलना मौत की वजह बन गई। देखिए, जो सीमा अरोड़ा का मामला जो कल सोशल मीडिया में उठा है, उसको ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ हुई है। इसको मैंने उनका जो वीडियो देखा उसमें मुझे एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल मुझे ये पता लगा कि उस मरीज को कहीं न कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर में जितना प्रेशर होना चाहिए वो उस प्रेशर से उसको सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं थी। साथ में वो जो ऑक्सीजन जिस माध्यम से दी जा रही थी, जैसे वेंचुरी मास्क से जो ऑक्सीजन दी जा रही थी वो उसको जो 6 लीटर या 8 लीटर अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। वो तो शुक्र है जिला उपायुक्त का, जिनके सख्त आदेश के बाद अब निजी अस्पतालों ने भर्ती लेना शुरू कर दिया है। हालांकि इस मामले में भी जिला उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। उधर परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने भी निजी अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब सवाल यह है कि आखिर निजी अस्पताल मोटा पैसा कमाने के चक्कर में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं?
प्रशासन को ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस कोरोना संकट में कोई दूसरा इंसान ऐसे अस्पतालों का शिकार न हो। गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट। तो कई सवाल उठते हैं, आखिर निजी अस्पतालों की मनमानी कब तक, यहाँ जो लापरवाही हुई वो किस दौर किस हद तक हुई, जानने के लिए हमारे संवाददाता मनोज वशिष्ठ का रुख करते हैं। वो इस वक्त पीड़ित परिवार के साथी हैं। मनोज, मैं चाहूंगी कि एक बार विस्तृत आप बातचीत करें और ये लोगों तक पहुंचना चाहिए कि आखिर एक कोरोना पेशेंट के साथ और उसके परिवार के साथ यहाँ कैसा बर्ताव हुआ था, क्या वजह थी, ये लापरवाही की वजह से हुआ या क्यों कर हुआ। ये देखिए, बिल्कुल अनामिका, जिस तरह से हरियाणा सरकार या साइबर सिटी गुरुग्राम, जिला प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग लगातार अपनी पीठ थपथपाता रहता है कि मेडिकल हब कहा जाता है गुरुग्राम में, यहाँ पर पैसा होने के बावजूद भी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ऐसे ही एक सीमा अरोड़ा 44 वर्षीय जो महिला थी, उन्होंने 2 दिन पहले अपनी एक लापरवाही के चलते जान गंवा दी है। हम उन्हीं के परिवार के जो परिजन हैं, उन परिजनों के साथ हैं और आप सीधा रुख करते हैं उनसे, और ये जो मृतका के परिजन हैं, इनके ब्रदर हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ इनको समस्या वहां पर आई और इन्होंने क्या कुछ लापरवाही का जो आलम है वहां पर देखा। एक बार सर अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम गुलशन है। मेरी बहन थी वो सीमा, जो एक्सपायर हुए हैं। उन्होंने हमारे को इतना परेशान करा। 6 तारीख के बाद तो रोज हमारी बहन के फोन आ रहे थे भी वो बीमार है, मेरा इलाज करवाओ, मेरा इलाज नहीं कर रहे ढंग से। हमने तंग होकर दूसरी जगह रेफर करना चाहा तो इन्होंने 2 बजे से लेकर शाम तक आज सिलेंडर ही नहीं है। वहां एक सरदार जी है जिनका मैं नाम नहीं जानता, उस सरदार जी ने कहा 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक सिलेंडर आ रहा है। 6:30-7 बजे से बेटे के लिए, उसके बेटे के पास फोन आया तो उसके बेटे ने कहा मेरी मम्मी कह रही मैं तो मर रही हूँ, मेरे को बचा लो। हमने जहां थोड़ा शोर मचाया भी हमारे उस बच्चे को बचाओ, हमारा बच्चा मर जाएगा। जब वो नीचे लाए ना 8:30 बजे, 2 घंटे बाद जब डॉक्टर आए, 8:30-9 बजे तक जब नीचे लेके आए तो वो तड़प रही थी। वो वीडियो भी हमने बनाया था, वो वीडियो भी हमने इनको दे दिया। और ये लगा लो वो तो ये चाहते थे उसी टाइम मरी जाए, उन्होंने मारी दी, अंत तो उसकी मृत्यु ही होगी। कौन सी तारीख को आपने उनको भर्ती कराया था और आपको कब ऐसा लगा कि आपको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना पड़े और क्यों आपने ऐसा ये डिसीजन लिया? हमने 1 तारीख को उसको भर्ती कराया था। हमें 5-6 तारीख को हमारी सिस्टर का फोन आया कि मेरे साथ वाले बेड में एक 21 वर्षीय लड़की है, वो उसकी मृत्यु हो गई है। वो शाम को ठीक ठाक थी, उन्होंने छुट्टी मांगी तो अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। कह रही है मेरे को भी मार देंगे, आप हमें बचाओ। फिर हमने सब जगह पता करा, जहां भी पता करने जाए 13 लाख का पैकेज है, 6 लाख का पैकेज है, 8 लाख का पैकेज है, कहीं बेड नहीं मिलता। करते करते हमें एम्स में एक बेड मिला जिसका कोई चार्ज कुछ नहीं लिया गया। उन्होंने कहा भी आप उन्होंने पेशेंट को लेके आ सकते हो, कोई नहीं, आपके लिए हम बैठे हैं आपकी सेवा में। हमने वहां पर उनको सुबह 12 बजे बोला। 12 बजे के बाद उन्होंने 2 बजे हमारे से बिलिंग ले ली। हमारे से 1,29,000 रुपए का बिल बनाया, जिसमें 1,26,000 कुछ रुपए का हमने उसका लोन जो कार्ड था उसके थ्रू पास हुआ। हमने जो 30,000 रुपए जमा करा रखे थे हमें वो नहीं दिए गए। कहते नहीं ये आपको नहीं बनते, इसकी किट है, ये है, वो है। हमने कहा आप ये इसको रख लीजिए, हमारा पेशेंट दे दीजिए। 5 घंटे तक सरदार जी हमारे को घुमाते रहे, सिलेंडर आ है, ये उतर रहा है, अब लग रहा है। यही घुमाते घुमाते उन्होंने हमें 8:30 बजे उसको दिया। 8:30 बजे की भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है जो मैंने भैया को दे दी है। उस रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने उसको बिठाया और ना कोई उसका मास्क लगाया, ना उसकी कोई किट लगाई, ना कोई उसका इंजेक्शन रखा, ना कोई दवाई थी। ड्राइवर था, जो ड्राइवर सब काम कर रहा था। वहां उतरने के बाद भी डॉक्टर उसको कुछ नहीं कह रहा था, वो ड्राइवर ही कर रहा था जो 2 घंटे तक आई चले करता रहेगा। उस ड्राइवर ने हमारी मदद करी और डॉक्टर ने उसको हाथ तक नहीं लगाया। आपने जिक्र किया कि निजी अस्पतालों से भी आपने संपर्क किया, हाँ जी। जबकि जिलाधीश ने साफ तौर पर आदेश दे रखा है कि किसी भी निजी अस्पताल को सख्त हिदायत दी हुई है कि वो पेशेंट को भर्ती करने से इनकार नहीं कर सकता। तो आपने कौन से ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनको आपने संपर्क करने की कोशिश की और उन्होंने आपको पैकेज बताया? गुड़गांव का मेन हॉस्पिटल है, सबको संपर्क करना का। कोई कहता है 6 लाख का पैकेज तेरा स्टार्ट है, कोई कहता है 9 लाख का, कोई कहता है 13 लाख का है। हमारा जीजा है वो ड्राइवर है, 200-300 रुपए डेली कमाता है। अब उसका मकान बेच रहे थे, इतना टाइम हमारे पास था नहीं कि उसका मकान बेच के हम अपनी सिस्टर पे लगाए, ना हमारे पास इतने पैसे थे। अगर बेचने का भी टाइम होता तो हम अपना बेच के भी लगाए थे, लेकिन ये हमारी जानबूझ के इन्होंने हमारी लड़की को मार दिया सिर्फ छुट्टी के नाम से। भाई इनका पैसा आना बंद हो जाएगा और छुट्टी का नाम से इन्होंने हमारे को उसको मार के पकड़ा दिया। हमें इंसाफ चाहिए, ये बताओ हम कहाँ जाए। हम पुलिस थाने में गए, उनका भी रवैया हमारे लिए ऐसा ही था। एप्लीकेशन एक मार करने में उन्होंने 10 बार सोचा। ये तो मीडिया थी हमारे साथ जो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन मार कर दी। एक एप्लीकेशन हमने सीएम ऑफिस में दी है। अब जो भी आएगा आपने हमें इंसाफ दिलाना, हमें इंसाफ दिलाओ। तो देखा आपने अनामिका
हर जगह पे इन्हें धक्के खाने पड़ रहे हैं। पुलिस थाने में ये वहां पहुंचे हैं तो उन्हें धमकाया जाता है। रवैया इनका ये रहा कि 2-3 दिन के बाद आइएगा और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, सामने वाली पार्टी को बुला लेंगे। ये इस तरह की इनको बातें सुनने को मिल रही है। ये 2-3 दिन का वक्त उन्होंने क्यों लिया? अभी तो कोई ऐसा कोई बड़ा नहीं, अभी तो आपको केवल कोरोना के मोर्चे पर ड्यूटी पर तैनात किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बाकी चीजें सेकेंडरी हैं, कोरोना के मोर्चे पर सबसे पहले फोर्स लगाई गई। 2-3 दिन का वक्त क्यों मांगा गया? कौन ये जनाब थे? क्या उनका नाम बता पाने में अभी इनको याद है? अगर समर्थ है तो नाम भी बताएं, और पुलिस ने शब्दशः क्या कहा वो भी बताएं। बहुत जरूरी है। घर का एक सदस्य हम खो देते हैं और उसके बाद पुलिस का ऐसा रवैया बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त। एक तो ये पूछिए। दूसरा मेरा सवाल आपसे है मनोज, अस्पताल प्रबंधन से अगर आपकी बात हुई हो, क्या कहा? देखिए, पहले मैं अब जरा इनसे बात करता हूं अनामिका, फिर मैं आपसे आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहले ये बताइए कि कौन सेक्टर 10 के अंदर कौन वो पुलिसकर्मी थे जिनके पास आप पहुंचे, क्या और शब्द जो उन्होंने आपके साथ यूज किए, पहले तो वो जानना जरूरी है, क्योंकि इतना संगीन ये मामला है। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, उसके बावजूद भी आपको 2-3 दिन बाद आने के लिए कह दिया जाता। कौन थे वो? पहले उनका नाम बताइए। कोई सुरजीत ASI थे। अच्छा। हम उनके पास भी कह रहे हैं आप साइड पे खड़े हो जाओ, आपके खिलाफ तो पहले कंप्लेंट आई हुई है। अच्छा। हमने कहा हमारे खिलाफ क्या कंप्लेंट आई है? कह रहे आपके खिलाफ ने ये करा वो करा। हमने कोई तोड़ा फोड़ी करी, किसी पे हाथ उठाया? आप हमारी वहाँ वीडियो क्लिप जितनी भी देख लेना, हम सिर्फ हाथ ही जोड़ते रहे, हमारे बच्चे को बचा लो, हमारे बच्चे को बचा लो। फिर क्या कहा पुलिसकर्मी ने कहा भी आपके खिलाफ कंप्लेंट है। मैंने कहा हमारे खिलाफ कंप्लेंट है, आप हमें बंद करो। हमने अपना बच्चा भी मार दिया और हमें भी बंद कर दो, इसके घर वाले को बंद कर दो, इसके बच्चे को बंद कर दो, क्योंकि हमारा कसूर है, क्योंकि हमने अपना पेशेंट अपने हाथ से मरवा दिया, हमारा घर खत्म हो गया, हमारा घर परिवार ही खत्म हो गया, हमारा कंधा ही टूट गया, तो हमें भी बंद कर दो, गोली मरवा दो, बंद करवा दो, कहीं भी कुछ करवाओ। फिर क्या रवैया था उनका? फिर उनका यही रवैया था। फिर मीडिया आई तो मीडिया आने के बाद उन्होंने हमारे को मार करके दे दी फटाफट 5 मिनट के अंदर। तो अनामिका, मैं कल वहां पर खुद मौजूद था। उससे पहले मैं इनका रवैया देख रहा था। मैंने अपनी आईडी अपने दूर रखी हुई थी, जब तक वो बहुत बदतमीज से इनसे बात कर रहे थे, इन्हें बंद करने की धमकी दे रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारा वहां पर जो क्या कहते हैं इंटरफेयर हुआ, उसके बाद उनका रवैया बदल गया बिल्कुल। उसके बाद इन्हें अंदर बुलाया गया और इनकी एप्लीकेशन को मार्क किया गया। अनामिका, स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करना चाहता हूं। जिला प्रशासन से, जिलाधीश से हमने इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन एज यूजुअल उन्होंने फोन नहीं उठाया। सीएमओ से भी हमने बात करने की कोशिश की इस बाबत, लेकिन उन्होंने भी हमारा फोन उठाना गवारा नहीं समझा। हालांकि इन लोगों ने जरूर वहां पर शिकायत दे दी। अब देखना ये होगा कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। जी अनामिका। बिल्कुल। अस्पताल प्रबंधन इस पर कुछ कह रहा है क्या कि ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कितना जरूरी है? ऑक्सीजन जैसी चीज अगर अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे कोरोना को मात दे सकते हैं? ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मौत हो गई। अभी तो प्राथमिक तौर पे यही बातें कही जा रही है, बाकी जांच के बाद और चीजें निकलकर सामने आएंगी कि यही बात रहती है या घुमा दिया जाता है या बात कुछ और थी हकीकत में, वो जांच का विषय है। लेकिन अभी जो कहा जा रहा है, अस्पताल प्रबंधन क्या इस बात को स्वीकार रहा है? और अगर स्वीकार रहा है तो किस मुंह से स्वीकार रहा है? क्या ऑक्सीजन नहीं दे पाए? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया अनामिका की प्रशासन, जो अस्पताल, निजी अस्पताल के प्रबंधन है, उन्होंने साफ तौर पर बात करने से मना कर दिया मीडिया से। लेकिन हाँ, एक एप्लीकेशन जरूर उन्होंने इनके खिलाफ मामला दर्ज जरूर करवाया है सेक्टर 10 थाना में ही, कि इन्होंने वहां पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की है, उनको धमकी देने की कोशिश की है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है, जो एम्स के डॉक्टर लोकेश यादव थे, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब ये पेशेंट वहां से चला था तो उसमें 56 यानी 56% जो ऑक्सीजन थी, लेकिन जब वो वहां पर पेशेंट पहुंचता है तो 20 से 22% जो ऑक्सीजन है वो उनके शरीर में पाई गई, जबकि 40% मनोज, एक बार मैं रोक रही हूँ। ये गुरुग्राम के सेक्टर 37 के निजी अस्पताल का मामला है ना? जी जी बिल्कुल, बने रहिए और सुनिए जरा। हमारे साथ नए सीएमओ साहब जुड़ गए, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी। डॉक्टर यादव, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। अभी हालांकि आपने यहाँ पर कार्यभार संभाला है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी आपकी बनती है सर। ये जो हुआ है सेक्टर 37 के एक निजी अस्पताल में, कोरोना पेशेंट की जब हालत बिगड़ने लगी और उन्हें झज्जर एम्स ले जाना चाहा परिजनों ने, तो बहुत देरी कर दी गई उनको रेफर करने में। आनाकानी करते वक्त ही इतना वक्त बीत गया कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मरीज की मौत हो गई। हमारे रिपोर्टर लगातार बने हुए हैं पीड़ित परिवार वालों के साथ इस वक्त लाइव हमारे साथ, और इस पर मैं चाहती हूं कि आप बताएं कि कब तक कार्रवाई होगी और ऐसा
इस लापरवाही को आखिर क्यों बर्दाश्त किया जाए? डेफिनेटली इट इज नॉट टॉलरेबल, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कल वो कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से या कुछ और इंफॉर्मेशन मुझे रिसीव हुई है एंड मैंने जो लाइजन ऑफिसर या इससे कंसर्न जो इन पे करते हैं एसएमओ लेवल के अधिकारी को ऑलरेडी आज इस काम के लिए लगा रखा। जितना जल्दी पॉसिबल होगा इस पे इंक्वायरी करके और इस पे कार्रवाई करी जाएगी। अगर नेग्लिजेंस कमेटी में भी मामला रखना पड़ता है इनके खिलाफ, जो भी एज पर रूल्स होगा, डेफिनेटली एक्शन विल बी टेकन एंड ये नाकाबिले बर्दाश्त वाली बात है। बिल्कुल आई एग्री कि किसी की लाइफ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था एंड डेफिनेटली जो ड्यू एक्शन है इट विल बी टेकन। इट इज श्योर, प्लीज बी एसेट। मैंने कल आफ्टरनून में ही ज्वाइन किया था, मेरी नॉलेज में कल शाम को ये मामला आया था, तो ये संज्ञान में है, एक्शन विल बी टेकन। डेफिनेटली आई अश्योर फैमिली को मेरी तरफ से 100% अश्योरेंस है कि एक्शन विल बी जो है विल बी टेकन अगेंस्ट दी कल्प्रिट्स हूसोएवर। बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि एक बार जरा पीड़ित परिवार तक आपकी बात पहुंचे। मनोज, जो इन्होंने कहा है वो कितना संतोषजनक इस वक्त लग रहा है इस पीड़ित परिवार को, जिसका एक तरीके से भरोसा ही उठ ही जाएगा जब परिवार के हम सदस्यों को खो दे विभाग से। जी बिल्कुल, देखिए ये हमारे उनके शब्द तो नहीं सुन पाए, लेकिन मैं माध्यम से जरूर बताना चाहता हूं कि जो सीएमओ साहब है उन्होंने आपका जो मामला है उनके संज्ञान में कल शाम को आया है और वो ये आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जो भी निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी जांच करने के बाद। लेकिन आपका जो भरोसा है वो बना रहना चाहिए, न्यायपालिका में विश्वास बना रहना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो है अनामिका, एक हंसते खेलते परिवार ने अपना एक शख्स खो दिया है। जी अनामिका। बिल्कुल सर, डॉक्टर यादव आप समझ पा रहे हैं, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ऐसा कोई केस ना दिखे, इसके लिए क्या आप भरोसा देते हैं? क्योंकि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले हैं सर, रोजाना 100 के पार होता है आंकड़ा। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक करें एंड ये अभी जो है इस पर डेफिनेटली मैं कोशिश कर रहा हूँ, आने वाले कुछ दिनों में पूरी कोशिश करी जाएगी तो टेस्ट की पेंडेंसी या ये जो भी नेग्लिजेंस हो रही है इसको जितनी जल्दी हो सके दूर करने की कोशिश कर जाए। ऑलरेडी मैंने डिफरेंट लैब से, आईएमए से, नर्सिंग होम से, हॉस्पिटल की मीटिंग्स बुला रखी है। आईएमए से ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है और कल नर्सिंग होम्स एसोसिएशन की मीटिंग भी बुला रखी है। सभी बड़े हॉस्पिटल्स को भी कल बुलवा रखा है। डेफिनेटली थिंग्स मैं अपनी तरफ से जो भी है भरसक प्रयास करूंगा कि आने वाले कुछ दिनों में सारी चीजें एक पटरी पर जो है सुविधाजनक सब कुछ मिल जाए लोगों को। मैं पूरी कोशिश करूँ। यह आंकड़ा नीचे जाएगा मतलब गुरुग्राम में? उम्मीद है अभी, पर इमीडिएटली मैं ये नहीं कह सकता। कम से कम लापरवाही तो ना हो ना सर, ये तो इमीडिएटली आप कह सकते हैं कि लापरवाही, ये तो आप तुरंत कह सकते हैं कि आपके होते हुए, अब आपने कुर्सी संभाली है, इस कुर्सी पर आपके विराजमान होते हुए लापरवाही तो कोई नहीं कर सकता, इतनी तो सख्ती होनी चाहिए सर। बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी, 100% अश्योर हैं लोग। बर्दाश्त की भी नहीं जानी चाहिए सर, क्योंकि अब जनता बर्दाश्त नहीं करना चाह रही, लोग अपने परिवारजनों को खो रहे हैं, कोरोना ऐसे ही मार रहा है, ऊपर से लापरवाही मारने लगे तो लोग जाएंगे कहां? बहुत शुक्रिया, फिर भी भरोसा देने के लिए धन्यवाद आपका। मनोज, जो भरोसा मिला है वो जिस तरह से अभी सीएमओ साहब बात कर रहे हैं, क्या इस तरह से जब इन्होंने डॉक्टर्स को कंप्लेन की तो वहां पर ऐसी कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से कि आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो हम कार्रवाई करेंगे, या जैसे पुलिस स्टेशन में उनके साथ बदतमीजी हुई है वैसे ही यहां पर भी? जी बिल्कुल, जानेंगे इनसे अनामिका कि जब ये सीएमओ अस्पताल पहुंचे, उनके ऑफिस पहुंचे, तो वहां पर क्या लोगों का रवैया रहा, किस तरह से क्या उनको सपोर्ट किया गया, या वहां पर भी लापरवाही का आलम है? जी बताएं एक बार गुलशन जी की जब आप वहां पर शिकायत देने पहुंचे तो क्या वहां पर आपको सुनने को मिला? वहाँ हमारे को किसी ने परेशान नहीं करा, वहाँ एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा आप शिकायत कराना दर्ज कराने में, हमने कहा और से एक ऊपर लाइन लिखवाई भी, आप इसमें ये लिख दीजिए आप शिकायत देने आए और हमारी एप्लीकेशन मार्क करके दे दी। वहाँ हमें किसी ने परेशान नहीं करा, जो हमें परेशान नहीं करेगा हम झूठ क्यों बोले? तो अनामिका, इनको वहां पर तो कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, वहां पर इनको गाइड किया गया कि जिस तरह से प्रॉपर एप्लीकेशन दी जाती है, शिकायत दी जाती है, वो वहां पर इनसे लिखवाया गया और आराम से जो इनकी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। जी अनामिका। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज। हालांकि नजर बनाए रखिए, इस परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए और दोबारा कोई परिवार इस मुहाने पर आके ना खड़ा हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कोरोना से लड़ना इतना भी आसान नहीं है, जान पर भारी लापरवाही ये परिवार जो झेल रहा है वो किसी और के घर आंगन को सूना ना करे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए भी। फिलहाल ये रुकेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।